Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business studies. The lesson number 10 international trade बेटे. लास्ट वीडियो हमने फिनिश करते समय आपको इंपोर्ट ट्रेड के बारे में बताया था बेटे क्या होता है. व्हेन वन कंट्री इज इंपोर्टर, ठीक है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करती है तो वो इंपोर्ट ट्रेड कहलाता है सिंपल सेंस में बेटे. ठीक है, सो व्हेन वन कंट्री इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, बेटे इंपोर्ट ट्रेड की डेफिनेशन बना लीजिए. व्हेन वन कंट्री इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री देन इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड बेटे. ठीक, वो इंपोर्ट ट्रेड होता था. मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसके बारे में समझा दिया था. अब देखिए द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड. अगर आपको इंपोर्ट ट्रेड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेड इंक्वायरी. सबसे पहले आपको इंक्वायरी यानी कि जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी बेटे, और जानकारी भी पूरी होनी चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं. अधूरी जानकारी खतरनाक होती है. ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. इसीलिए आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी बेटे. तो जब भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपने सोचा बेटे इंपोर्ट करने को लेके, सो यू हैव टू मेक अ ट्रेड इंक्वायरी. आपको ट्रेड इंक्वायरी करनी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द availability of goods of his requirement. तो सबसे पहले जो गुड्स आपको चाहिए, जो गुड्स की रिक्वायरमेंट आपको है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि सामने वाले के पास वो गुड्स है भी या नहीं. एंड द नेम ऑफ द कंट्री, किस देश से आप उसको इंपोर्ट करना चाहो. भाई हो सकता है अलग अलग देशों में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल तो हो जाए बट उसके प्राइस डिफरेंट हो सकता है चाइना में कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा हो, जापान में महंगा, या हो सकता है जर्मनी में कोई प्रोडक्ट महंगा मिल रहा हो और जापान में सस्ता बेटे. तो जो भी कंट्री को आप सेलेक्ट करो सोच समझ के अच्छे से कीजिएगा. ठीक है, और आपको एक्सपोर्टर से फिर डील करना है बेटे. He can collect this information from the agent of exporter in India. तो बेटे इंडिया में एक्सपोर्टर के बहुत सारे एजेंट होते हैं जो इंडिया को माल एक्सपोर्ट करते हैं ना, और हम इंपोर्ट करते हैं. काफी सारे एजेंट हो सकते हैं. आप उन एजेंट से इंपोर्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हो बेटे. ट्रेड कमिश्नर भी होते हैं जो ट्रेड कमीशन के ऊपर इंपोर्ट कराने में सहायता करते हैं बेटे फॉरेन कंट्री से. उनसे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम. आपको उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, और उनसे आपको इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टाइप के बारे में, टर्म्स ऑफ पेमेंट कि भाई किस तरह से हमें पेमेंट करनी है, एडवांस पेमेंट करनी है या कैश पेमेंट करनी है या बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, कैसे पेमेंट आपको करनी है ये बताना पड़ेगा. After satisfying himself with all such information, importer takes the final decision of importing the goods बेटे. तो सारी चीजें सुनिश्चित करने के बाद, सारी जानकारी कंफर्म करने के बाद, इंक्वायरी कंफर्म करने के बाद बेटे जो इंपोर्टर है वो डिसीजन ले लेगा फाइनल कि उसे इंपोर्ट करना है या नहीं करना बेटे. ठीक है, तो अगर उसने डिसीजन ले लिया कि यस आई हैव टू इंपोर्ट द गुड, तो वो नेक्स्ट पॉइंट पर चला जाएगा. और अगर उसने डिसीजन लिया नहीं मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, इंडिया से ही गुड्स खरीदूंगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा ही नहीं बेटे. तो नेक्स्ट स्टेप पर वो पहुंचा ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट लाइसेंस बेटे. ठीक है, कई प्रोडक्ट होते हैं जो लाइसेंस के बिना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हो गए, केमिकल हो गए, ड्रग्स हो गए, लिकर्स हो गई. इनको आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इंपोर्ट नहीं कर सकते बेटे. तो अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत लेनी पड़े तो इंपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा. देखिए सर्टेन प्रोडक्ट आर प्रोहिबिटेड टू बी इंपोर्टेड. कई प्रोडक्ट होते हैं जो वर्जित होते हैं, जिन पे बेटे रुकावटें होते हैं इंपोर्ट करने से. इन ऑर्डर टू इंपोर्ट सर्टेन प्रोडक्ट वन रिक्वायर्ड एन इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो आपको उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा. फॉर टेकिंग इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा बेटे. कोई भी चीज के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ये तो आपको सबको पता है बेटे. सो यू हैव टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म बेटे. फॉर टेकिंग द इंपोर्ट लाइसेंस एन एप्लीकेशन इज गिवन टू द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जो बेटे इंडिया के अंदर कंट्रोलर होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता होगा, उससे आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा. अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन बेटे, ठीक है,
एप्लीकेशन के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ आपको क्या करना है, देखिए रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ लाइसेंस फीस, यानी लाइसेंस फीस आपको डिपॉजिट करनी है बेटे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट आपको जमा करना है बेटे, ठीक है। सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अबाउट द डिटेल ऑफ द गुड्स। इफ द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज सेटिस्फाइड, तो बेटे अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो कंट्रोलर है वो सेटिस्फाई हो जाता है आपकी इंफॉर्मेशन से, आपकी एप्लीकेशन उसे वैलिड लगती है, आप प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट उसे जमा कर देते हो, आप प्रॉपर बेटे सर्टिफिकेट अकाउंटेंट वाला जमा कर देते हो, तो वो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देगा बेटे। अलॉन्ग विद दिस इंपोर्ट लाइसेंस, इस इंपोर्ट लाइसेंस के साथ बेटे कोटा सर्टिफिकेट, देखो गवर्नमेंट कोटा फिट करती है बेटे, कोटा सेट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इतनी क्वांटिटी का इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कोटा सेट करने के पीछे उद्देश्य क्या है भाई, आप इंडिया में हो, इंडिया में बनी वस्तुओं का यूज कीजिए ना, क्यों भाई दूसरे देशों की बनी वस्तुओं का यूज करते हो आप इंडियंस हो, इंडिया में सेल्फ रिलायंस बनो, आत्मनिर्भर भारत को बनाओ बेटे। तो इसीलिए गवर्नमेंट कोटा फिट करती है कि भाई आप किसी क्वांटिटी को मंगा रहे हो, ठीक है मंगा लो, बट इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। आप मशीनें मंगा रहे हो, मान लीजिए कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट करे यूके से, आप 5 मशीनें से ज्यादा मशीनें नहीं मंगा सकते, ये होता है कोटा सेट करना, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देना, क्वांटिटी फिट कर देना कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते बेटे। तो इस तरह से आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा विद कोटा। थर्ड स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज बेटे, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इंटरनेशनल पेमेंट की जाती है तो उसमें फॉरेन करेंसी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है बेटे, फॉरेन करेंसी आपको कलेक्ट करनी होते बेटे। सो आफ्टर रिसीविंग द इंपोर्ट लाइसेंस द इंपोर्टर हैज टू अरेंज द फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो बेटे उस कंट्री की करेंसी को आपको अरेंज करना पड़ेगा। वैसे तो पहले यूएस डॉलर चाहिएगा बेटे आपको, क्यों यूएस डॉलर चाहिए होता है इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए, यूएस डॉलर में आप पेमेंट करोगे फिर वो जो डोमेस्टिक कंट्री है वो उसमें उस करेंसी को कन्वर्ट करा लेते हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्री बेटे सभी देशों में लगभग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी इज हैंडल बाय देयर सेंट्रल बैंक, तो सभी देशों का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उनके फॉरेन ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। इंडिया में भी आरबीआई हैंडल करता था बेटे, लेकिन 1991 में हमने लिबरलाइजेशन अपनाया, उदारीकरण हमने अपनाया, जिसके चलते अब हमने एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओपन कर दी बेटे। अब उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन करेंसी को परचेज या सोल्ड आउट कर सकते हो बेटे, ठीक है। सो इन दिस मार्केट फ्री सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज डन, हेंस द इंपोर्टर पेज द एक्सपोर्टर बाय परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम दिस मार्केट, तो बेटे जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर को पे कर देता है इस मार्केट से फॉरेन करेंसी परचेज करने के बाद, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए प्लेसिंग एन ऑर्डर और इंडेंट बेटे, देखो अगर आप कोई इंटरनेशनल ऑर्डर पुट कर रहे हो बेटे तो उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंडेंट कहा जाएगा। वैसे नॉर्मल है, किसी चीज का किसी गुड्स का आपने ऑर्डर दिया ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली किसी दूसरे देश को इसका ऑर्डर देते हो बेटे तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में उसे इंडेंट कहा जाएगा कि आपने इंडेंट किया है, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज इंडेंट बेटे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ऑर्डर प्लेस करने को हम इंडेंट कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज में बेटे ऑर्डर प्लेस करने को हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। द डिटेल ऑफ द नेम ऑफ प्रोडक्ट, अब उस इंडेंट में क्या क्या होता है बेटे, डिटेल ऑफ प्रोडक्ट होती है, उसका टाइप होता है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसके प्राइस होते हैं, उसका पैकिंग टाइम ऑफ डिलीवरी होता है बेटे, इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको किस तरह इंश्योरेंस करा के भेजना है बेटे। इंडेंट देखिए 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इंडेंट हैविंग अ 2 टाइप्स, पहला होता है ओपन इंडेंट बेटे, ओपन इंडेंट, और सेकंड होता है क्लोज्ड इंडेंट बेटे। तो ओपन इंडेंट एक ऐसा इंडेंट होता है जिसमें बहुत कम वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन आपको ग्रांट की जाती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेटे। ऑल द रेस्ट इज लेफ्ट ऑन द एक्सपोर्टर टू डिसाइड, बाकी सब काम एक्सपोर्टर पर छोड़ दिया जाता है बेटे, ठीक है। इसमें ओपन इंडेंट में, तो ओपन इंडेंट में बेटे बहुत कम जानकारी दी जाती है, बाकी सारा एक्सपोर्टर पर छोड़ दिया जाता है। क्लोज इंडेंट में बेटे ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स ग्रांट कर दी जाते बेटे, ठीक है। ये था। फिफ्थ है आपका सेंडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे, सेंडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे। देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लेटर ऑफ क्रेडिट लेना, एलसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलसी। एलसी एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो बैंक इशू करते हैं बेटे,
बिना बैंकों के ये लेटर ऑफ क्रेडिट या बिना बैंकों के आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करते बेटे। देखिए मैं समझाता हूं आपको सिंपल सेंस में, आप समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है दूसरे देश से बेटे। दूसरे देश के इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को आप नहीं जानते कौन है, ना वो आपको जानता ना आप उसे जानते बेटे। अब अगर आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए तो इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि वो आपको पेमेंट कर ही देगा बेटे? कोई सबूत नहीं है, तो रिस्क राइज हुआ बेटे। अब होता क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्टर दोनों पहले अपने अपने इंपोर्टर बैंक और एक्सपोर्टर बैंक से करते हैं कांटेक्ट। मान लो इंडिया में हमें इंपोर्ट करना है बेटे, मैं चाइना से कोई सामान मंगाना है बेटे, तो मुझे पहले एक बैंक को शामिल करना पड़ेगा इसमें। उसी तरह चाइना वाले किसी पर्सन को एक बैंक को शामिल करना पड़ेगा उसमें बेटे। बैंक के आपस में ट्रांजैक्शन होंगे, बैंक मेरी तरफ से गारंटी देगा और उसकी तरफ से गारंटी देगा बेटे। बैंक मेरी गारंटी देगा, मेरा लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बना रहा है बेटे, तो बैंक फ्री में तो बनाएगा नहीं भाई। देखो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, बाई चांस कल को मैंने पेमेंट नहीं की तो बैंक को वो पेमेंट करनी पड़ती है बेटे आगे, इसीलिए बैंक बीच में आते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शन में। अब बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों मुझे देगा? क्योंकि बैंक मुझसे सिक्योरिटीज जमा कराएगा, गिरवी रखवाएगा कुछ ना कुछ चीज, मेरी फैक्ट्री के कागजात या मेरे बिजनेस के कागजात या मुझसे कुछ ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखवाएगा भाई। बैंक कहेगा मैं क्यों आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दूं, कल को आप भाग गए तो मैं कहां से भुगतूंगा भाई? तो बैंक आपसे गिरवी रखवाएगा सिक्योरिटी और फिर जाके आपकी गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी की तरह होता है बेटे, बैंक ने आपकी गारंटी दे दी, बैंक ने गारंटी दे दी तो अब सामने वाला आपको प्रोडक्ट दे देगा क्योंकि उसे लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया बेटे। आप पेमेंट नहीं करोगे, बैंक करेगा, उसके पास तो पेमेंट आनी ही आनी है बेटे। तो ये होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे ये। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तो बिना लेटर ऑफ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता, नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता बेटे। देखिए इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर आर नॉट नोन टू ईच अदर। तो बेटे इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं जानते एक दूसरे को। इन सच ए सिचुएशन देयर इज ऑलवेज सम डाउट इन द अमाउंट। तो माइंड में हमेशा संदेह रहेगा या डाउट रहेगा दैट द एक्सपोर्टर अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंपोर्टर, कि भाई इंपोर्टर जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, वो मुझे रुपया पे करेगा या नहीं करेगा बेटे। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एक्सपोर्टर, अब देखिए एक्सपोर्टर के सेटिस्फैक्शन के लिए द इंपोर्टर सेंड ए लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इंपोर्टर अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएगा और एक्सपोर्टर को सेंड कर देगा और एक्सपोर्टर को रिलीफ मिल जाएगा, भाई मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया। अब इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो उसका बैंक पेमेंट करेगा, पेमेंट उसे जरूर मिलेगी और डेफिनेटली 101% उसे पेमेंट मिलेगी बेटे, ठीक है। सो बैंक विल एक्सेप्ट एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ फिक्स्ड अकाउंट बेटे, तो बैंक उसको पेमेंट करेगा अगर वो नहीं करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड टू दोज कस्टमर ओनली हु आर कंसीडर रेपुटेड कस्टमर फॉर द बैंक। तो बेटे बैंक भी केवल उन्हीं लोगों को लेटर ऑफ क्रेडिट देता है जो उसके रेपुटेड कस्टमर है, जिनकी गुडविल अच्छी है, जो बेटे लोन लेके भागे हुए भगोड़े आदमी हैं, जो लोन टाइम पर नहीं चुकाते, इंटरेस्ट टाइम पर नहीं चुकाते, उन्हें कभी नहीं देता बेटे बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे, so from those customers who require letter of credit, bank takes some security। तो बैंक उनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेगा एंड फिक्स द लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेटर ऑफ क्रेडिट का अमाउंट जो है वो उसे फिक्स कर देगा। कस्टमर एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट अप टू सम स्पेसिफाइड लिमिट। तो बेटे कस्टमर कुछ स्पेसिफिक लिमिट जैसे 10 लाख की लिमिट, 15 लाख की लिमिट, 20 लाख की लिमिट, वहां तक लेटर ऑफ क्रेडिट एंजॉय कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता बेटे। बैंक कैन आल्सो आस्क इट्स कस्टमर टू डिपॉजिट सम मनी आउट ऑफ देयर लेटर क्रेडिट। बैंक भी कह सकता है बेटे अगर मैं लेटर ऑफ क्रेडिट 10 लाख रुपए का बना रहा हूं तो 5 लाख मुझे जमा कर दो भाई, पहली एडवांस मनी भी मांग सकता है बैंक आपसे बेटे लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले बेटे। तो इस तरह से काम चलता है, और ये एडवांस मनी जो मांगता है इसे हम मार्जिन मनी कहेंगे। क्या कहेंगे? मार्जिन मनी बेटे। आगे बताया हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट आर यूजुअली टू टाइप, दो तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं बेटे। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। सो व्हेन बैंक ऐड दिस क्लोज, तो बेटे जब बैंक ऐड कर देता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट को ऐड कर देता है, ठीक है, दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स सच एज बिलिंग ऑफ लेडिंग। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में सभी डॉक्यूमेंट मंगवाता है बेटे बैंक, जिसमें बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, इनवॉइस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्लेस की वो गुड्स कहां से मंगा रहे हो आप, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन मांगता है, ठीक है। विल बी सेंट बाय द एक्सपोर्टर टू द बैंक इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे।
तो एक्सपोर्टर सारी इंफॉर्मेशन उसे सेंड करेगा बैंक को. देन इट इज कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट एंड दिस मेथड इज नोन एज ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट. तो बेटे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में होता क्या है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन की बिल ऑफ लैडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉन्सुलर इनवॉइस यानी कि बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्लेस, कहां बना हुआ है, सब चीजें भेजता है एक्सपोर्टर किसको, बैंक को. जिस बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दिया है ना, उसे सारी इंफॉर्मेशन भेजता है. इससे ही हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहते हैं बेटे. नंबर 2 है क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट. एक क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट भी आता है बेटे. सो द लेटर ऑफ क्रेडिट इन विच दिस क्लॉज इज नॉट एडेड इज कॉल्ड क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे. तो जिस लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट ऐड नहीं किया जाता वो बेटे क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है. अंडर दिस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू द इंपोर्टर. तो बेटे इसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो सारे सीधा इंपोर्टर को भेजा जाता है. डॉक्यूमेंट्री में तो बैंक को भेजा जा रहा है, जो बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है ना उसको भेजा जा रहा है, और ये जो क्लीन लेटर है इसमें डायरेक्ट इंपोर्टर को भेजा जा रहा है. दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यूड टू दोज कस्टमर ओनली हु आर वेरी लायबल टू द बैंक. और बेटे ये जो लेटर होता है वो केवल उन्हीं कस्टमर को भेजा जाता है जो बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबल रहते हैं बेटे. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़े बेटे, बाकी पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.